नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति एनडीए जीत तो लिया, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है महाराष्ट्र में। एक हफ्ते हो गए, आज 30 नवंबर है। 23 नवंबर को परिणाम आए थे। झारखंड में भी परिणाम उसी दिन आए थे और 28 नवंबर को सोरेन की सरकार बन गई। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम पद की कुर्सी फंसी हुई है और गठबंधन के तीनों घटक दल जिस तरह से अड़े हुए हैं सीएम बनने के लिए, हमें लगता है कि गठबंधन टूट के कगार पर खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी पार्टी, हमें लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है और इस संघर्ष में आरएसएस भी आकर के शामिल हो गया है। आरएसएस चाहता है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, इसलिए आरएसएस चाहता है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं या विदर्भ में अपना प्रभाव क्षेत्र रखते हैं और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुछ समय के लिए, तो संघ की पसंद फडणवीस है। लेकिन अमित शाह से फडणवीस के वैसे ही संबंध हैं जैसे योगी के संबंध अमित शाह से हैं। अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र एक वैभवशाली धनाढ्य धनी राज्य है। यहाँ पर कारपोरेट का हब है और कारपोरेट से पैसा उगाहने, पैसा निकालने, पार्टी को मजबूत करने के लिए आरएसएस चाहता है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मोदी और शाह किसी पिछड़े नेता को चाहते हैं, या मराठा हो या पिछड़ा हो, लेकिन पिछड़े नेता को आरएसएस नहीं चाहता है। आरएसएस वैसे भी एक ब्राह्मणवादी संगठन है, सिर्फ ब्राह्मणों के उद्धार के बारे में सोचता है और ब्राह्मणवाद पूरे देश में कायम करना चाहता है। तो आरएसएस कैसे बर्दाश्त करेगा एक ओबीसी मुख्यमंत्री को। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह को राहुल गांधी से भिड़ंत करना है और राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड जिस तरह से खेला है, अगर ओबीसी कार्ड को मात देना है तो मुख्यमंत्री ओबीसी का बनाना होगा महाराष्ट्र में। ऐसी सोच है शाह की और मोदी की, और यह सोच बहुत हद तक हमें भी उचित लगती है। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है और आरएसएस के भी पक्ष में नहीं है। हम अपना कोई सलाह या समर्थन नहीं दे सकते हैं इन्हें। हम तो जानते हैं कि यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणवाद को लागू करने, संविधान को हटाने, मनुस्मृति को लागू करने वाली पार्टी है और धुर ब्राह्मणवादी सोच इसकी है, सवर्णवादी सोच इसकी है, भारतीय जनता पार्टी की भी और आरएसएस की। ऐसे में अब किसकी सरकार बनेगी? कोई पिछड़ा बनेगा या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या अजीत पवार बनेंगे या शिंदे बनेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठक दर बैठक हो रही है और आज भी सुबह मुंबई में बैठक होने वाली थी, लेकिन शिंदे नाराज हुए और अपने गांव सतारा निकल गए।
बैठक नहीं हुई। अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री पद लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन शिंदे बिल्कुल नहीं सहमत है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद मिले। अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वह उप मुख्यमंत्री का भी पद लेने से इनकार कर रहे हैं। आपको एक हास्यास्पद बात बता दी कि मंत्री पद किसे मिलेगा, इसका बंटवारा हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी इस पर सस्पेंस है। और यह सस्पेंस कब तक रहेगा, यह सस्पेंस कहां तक जाएगा, यह सस्पेंस क्या महायुति गठबंधन या एनडीए गठबंधन को तोड़ के कगार पर पहुंचा देगा। काफी संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि शिंदे गुट समर्थन देना बंद कर दे और वह महायुति गठबंधन से अलग होकर के या तो अपना तीसरा धारा बना ले या फिर अघाड़ी गठबंधन में शामिल हो जाए। इसकी संभावना है और महाराष्ट्र से छन छन करके ऐसी खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिक्कत यह है कि आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मदद किया था। आरएसएस के लगभग 10,000 स्वयंसेवकों प्रचारकों ने घर घर जाकर के, खास करके मराठवाड़ा विदर्भ के क्षेत्र में, कोंकण, कल्याण, मुंबई, लगभग हर क्षेत्रों में आरएसएस के प्रचारकों ने काम किया और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं को बटोगे कटोगे की बात सुना करके उनका वोट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास किया। ऐसे में आरएसएस को लगता है कि सरकार जब हमारी वजह से जीती है, भारतीय जनता पार्टी जब हमारी वजह से जीती है और 132-33 सीटें लेकर के सत्ता में भागीदारी कर रही है, तो आरएसएस की बात मानी जानी चाहिए। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए की नियुक्ति के लिए कभी नहीं पूछती, किसी भी राज्य में भी नहीं, गुजरात में भी नहीं पूछा गया। मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव को बनाना हुआ मुख्यमंत्री तब भी नहीं पूछा गया। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को बनाना हुआ तब भी नहीं पूछा गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बनाना हुआ तब भी आरएसएस से सलाह नहीं लिया गया, जबकि भजन लाल शर्मा का समर्थन बड़ी खुशी खुशी मोहन भागवत कर देते क्योंकि वह ब्राह्मण है, लेकिन उनसे सलाह नहीं लिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में गुत्थी इस तरह से फंसी हुई है कि संघ चाहता है कि उसकी पसंद का मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र सरकार पर संघ का नियंत्रण हो। संघ का कार्यालय महाराष्ट्र में नागपुर में है। पूरा विदर्भ ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा और कोंकण और तमाम क्षेत्रों पर अपना कब्जा चाहता है, अपना प्रभाव चाहता है। मुंबई के कारपोरेट तक पर आरएसएस की नजर गड़ी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पद मोदी, शाह और आरएसएस के बीच घमासान बन गया है और इसमें दोनों पक्ष जोर आजमाइश कर रहे हैं। मोदी और शाह की चले तो यह ओबीसी के कद्दावर नेता को बनाते वही विनोद तावड़े जो कि ओबीसी थे, जिन्हें फंसाया गया पैसे बांटते हुए होटल में, और फंसाने का काम किसी और ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने किया। इनको लगता था पहले से कि मोदी और शाह विनोद तावड़े को समय आएगा तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इसलिए विनोद तावड़े की इतनी फजीहत करा दी जाए, इतना बेइज्जत कर दिया जाए पैसे बांटते हुए
कि वह मुख्यमंत्री पद के लायक न रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रों में एक ओबीसी और मराठा चेहरा और भी है। वह चेहरा है मेघना बाडकर, जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। चित्तूर से जीत करके आई हैं मेघना बाडकर, लेकिन भारी मतों से नहीं जीती हैं, 3,516 वोटों से जीती हैं। एनसीपी के प्रत्याशी को हराया था। लेकिन मेघना बाडकर ओबीसी हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि मोदी और शाह कहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। यह महिला भी है और ओबीसी भी है। इन्हें बनाने के बारे में चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। 2 दिसंबर को शपथ लेने के लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में बुक कर लिया गया है और माना जा रहा है कि 2 दिसंबर को शपथ होगी। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी का पद फंसा हुआ है, 2 तारीख को भी शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। दरअसल महाराष्ट्र से शुरुआत करना चाहता है संघ भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना। पहले वह अपनी पसंद का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनवाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपना आदमी नियुक्त करके भारतीय जनता पार्टी की रिमोट अपने हाथ में मोहन भागवत लेना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह उनके हाथ में रिमोट नहीं देना चाहते। लड़ाई सत्ता संघर्ष को लेकर के है, जिसका ठीकरा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर फोड़ा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में त्रिकोणीय संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई कुर्सी के लिए जरूर हो रही है। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए पहले की तरह, तब भी वह मान जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे मानने वाले नहीं हैं, यहां तक कि वह गठबंधन से अलग हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो नजदीकियां उनकी हैं उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते। एकनाथ शिंदे शिवसेना से आए हैं। बाल ठाकरे की शिवसेना से। बाल ठाकरे के भक्त आज भी अपने को कहते हैं वो, और बाल ठाकरे के नाम पर उन्होंने वोट मांगा और उन्हें वोट मिला। जो असली बाल ठाकरे की उद्धव गुट है उसे कम सीटें मिली, लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना को ज्यादा सीटें मिली। तो एकनाथ शिंदे नंबर 2 पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद उनके प्रत्याशियों या जीते हुए विधायकों की संख्या है, तो वह बार्गेनिंग उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने 2020 में किया था चुनाव के बाद। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई थी और उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना लिए थे। लेकिन यह सरकार बनना चुभता रहा मोदी और शाह की आंखों में, और अवसर ढूंढ रहे थे कि किस तरह से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा जाए, और एक समय आया कि तोड़ भी दिया। अब एकनाथ शिंदे का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर अभी तक हम रहे हैं और इस प्रदेश की अधिकांश जनता, खास करके मराठा ओबीसी, हमें चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन आरएसएस एकनाथ शिंदे के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के खिलाफ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की दाल गल नहीं रही है। हमने अभी कहा था कि मंत्री पद का बंटवारा कि किसके कितने मंत्री बनेंगे हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को
50% मंत्री, कुल मंत्रियों में 50% भारतीय जनता पार्टी के होंगे, लगभग 25 मंत्री। 30% प्रत्याशियों की जीत के आधार पर मंत्री बनाए जा रहे हैं। 30% मंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से होंगे और 20% अजीत पवार के एनसीपी गुट से। इस तरह से 25 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से, 12 या 13 मंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से और अजीत पवार की पार्टी से 7 या 8 मंत्री बनाए जाएंगे। तो मंत्रियों के बनाने का जुगाड़ तो हो गया है, अब इसमें कोई पेच नहीं फंसने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है ओबीसी को बनाने के लिए, ओबीसी में सिर्फ मेघना वाटकर ही नहीं बल्कि किसी ऐसे ओबीसी को भी बनाया जा सकता है जो विधानसभा चुनाव नहीं जीता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर जीत लेगा और जिताया जा सकता है। तो ऐसे चेहरे की तलाश हमें लगता है कि मोदी और शाह कर चुके हैं, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के जरिए संघ भारतीय जनता पार्टी पर कंट्रोल करना चाहता है और उसके बाद अध्यक्ष पद पर अपने किसी प्रचारक को उतार करके भारतीय जनता पार्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता है और मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी को शीर्ष नेतृत्व से नीचे स्तर पर गिरा देना चाहता है। लेकिन जो अमित शाह और मोदी 2014 से 2024 तक 10 साल तक शीर्ष पर रह करके राज किए हैं, क्या वह स्वीकार करेंगे छुट भैया नेता बनना या मोहन भागवत के आगे घुटने टेकना? कतई नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी और शाह बीजेपी पर सांगठनिक स्तर पर, बीजेपी की केंद्र सरकार पर अपना बरदहस्त हासिल किए रहना चाहते हैं, पहले की तरह शीर्ष पर रहना चाहते हैं। लेकिन संघ नहीं चाहता है और संघ एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, सरकार पर, केंद्र के डबल इंजन पर, हर जगह अपना झंडा गाड़ना चाहता है संघ। अगर अघाड़ी सरकार बनती होती, महाविकास अघाड़ी की जीत हुई होती, तो 25 नवंबर की रात ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता, क्योंकि 25 नवंबर, मैंने शायद सितंबर बोल दिया था, 25 नवंबर को कार्यकाल इस सरकार का, पिछली सरकार का खत्म हो रहा था। पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, मुख्यमंत्री और मंत्री पद का भी अंतिम दिन था। 25 तक सरकार बन जानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री नहीं बन सका। अगर अघाड़ी की जीत हुई होती तो 25 नवंबर की रात में ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। अगर इसी तरह का झगड़ा अघाड़ी में होता, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती, शरद पवार अपना बनाना चाहते, उद्धव ठाकरे अपना बनाना चाहते, लड़ाई होती और उसमें टाइम लगता, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता और उसके बाद समय ही समय मिलता अघाड़ी को तोड़ने के लिए, ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए, करोड़ों दे करके खरीदने के लिए, और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती अघाड़ी की जीत के बावजूद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झुकता है या मोहन भागवत झुकते हैं। सीएम कुर्सी को लेकर के जो घमासान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है
और जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव जीता है महायुति गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उसके खुलासे हो रहे हैं। जिन लोगों ने वोट दिया वोटर भी सड़क पर आ गए हैं। कई गांव में आंदोलन जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। खुलासा हो रहा है कि किस तरह से वोट पर डाका डाला गया है और जिन लोगों ने कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट को वोट दिया था उनका वोट उन्हें मिला ही नहीं। ऐसे कई गांव के गांव हैं जहां पर अघाड़ी का खाता ही नहीं खुला है, लेकिन वहां पर वोट कांग्रेस को, शिवसेना को, उद्धव शिवसेना को, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को दिया गया है। हमें लगता है कि अब यह मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज कर दिया है कि हम ईवीएम हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा करके इस देश के लोगों का जन समर्थन इकट्ठा करेंगे और बैलेट से चुनाव कराने का मंसूबा होगा, तभी अगला चुनाव लड़ा जाएगा। अभी यह डिसाइड नहीं किया गया है कि लड़ाई किस स्तर पर होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों में विचार मंथन चल रहा है और ज्यादा संभावना है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो अगला कोई भी चुनाव, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह केंद्र का चुनाव हो, विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अब क्या निर्णय लिया जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जो कांग्रेस पहले नहीं थी, अब वह भी ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो गई है और जन आंदोलन खड़ा करके ईवीएम को हटाने की पहल शुरू कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।